हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2020-2021 की प्रमुख घटनाओं के बारे में। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये पहला पार्ट है। इसके बाद दो तीन पार्ट अभी और आएंगे। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो दोहा है, जिसकी राजधानी कतर है, 2030 के एशियाई खेल की मेजबानी करेगा। इसके बाद जो 2034 है वो रियाद में होंगे, सऊदी अरब में होंगे। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि ये खेल किस देश द्वारा, मतलब किस देश में होंगे, जैसे चाहे ओलंपिक हो या एशियाई खेल हो। तो अक्सर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में जो आने वाले एग्जाम उसमें पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो दोहा है 2030 में एशियाई खेल को मेजबानी करेगा और 2034 का जो है रियाद में खेल होंगे। इसके बाद कतर में ही 2022 में, ठीक है, कतर में ही 2022 में भी क्या होगा, फीफा वर्ल्ड कप होगा। यानी 2021 चल रहा है, अगले साल जो है जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ होगा, कतर में होगा। चीन में 2022 का जो है एशियाई खेल मेजबानी करेगा, ठीक है। कहाँ होंगे, 2022 में जो एशियाई खेल हैं वो चीन में होंगे। अगला है, खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस क्यों है दोस्तों? इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जो 4 खेलों में से एक खेल जो है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है। अब क्योंकि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है मलखंभ, और उसको भी शामिल किया गया है, तो ये प्रश्न बनता है यहाँ पे कि खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 के तहत जो 4 स्वदेशी गेम शामिल किया है, उसमें से मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो गेम है मलखंभ। दोस्तों, मलखंभ गेम कैसा होता है? मलखंभ बेसिकली एक पोल होता है जिसपे जो है चढ़ना होता है, ठीक है। आप यूट्यूब में देखेंगे मलखंभ का तो उसमें जो है उसमें आप आसानी से देख पाएंगे। इसके बाद जो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि 2023, क्योंकि इस समय वर्तमान में किसान आंदोलन काफ़ी चर्चा में है और बहुत ही गर्म मुद्दा है किसान आंदोलन का, तो इसलिए जो है 23 दिसंबर को किसान आंदोलन दिवस, जो सॉरी किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है क्योंकि किसान आंदोलन इसमें चल रहा है और दिवस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किसान जो दिवस है मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 25 दिसंबर को पूर्व जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अब इसमें प्रश्न ये बनता है कि सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? तो दोस्तों, वो मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के 25 दिसंबर को। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, ठीक है। अब एक और महान पुरुष का जन्मदिन उसी दिन आता है, तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो महात्मा गांधी के बारे में तो सभी जानते हैं, पर 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए जो है वो भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो फिफ्थ प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में जो भारत का स्थान है, ठीक है, वो 131वां है। कुछ ऐसे सूचकांक होते हैं जो प्रतिवर्ष, चाहे हैप्पी खुशहाली सूचकांक हो या भूख, मतलब जिसे बोल हंगरी सूचकांक हो, विकास सूचकांक हो, इस टाइप के कुछ सूचकांक हैं जो कुछ एजेंसीज जारी करती हैं। इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मानव विकास सूचकांक की, जो 131वां स्थान है भारत का। दोस्तों, सबसे पहले मानव विकास जो सूचकांक है भारत में सबसे पहले जारी किया था मध्य प्रदेश ने, और मध्य प्रदेश के भी जो जिला है वो है राजगढ़। तो राजगढ़ ने सबसे पहले 1995 में मानव विकास सूचकांक जारी किया था। यानी भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार आया गया है और इस बार भी आने की संभावना है। अब सिक्स क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क की जो शुभारंभ है वो 21 मार्च, यानी आज 20 मार्च है और एक दिन बाद 21 मार्च 2021 से होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है एक आध दो चार बार ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखने को मिला है। खासकर कि भारत बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है कि उनके बीच जो ट्रेन सेवा चल रही हो या बस सेवा चल रही हो, उससे संबंधित प्रश्न आता है। तो यहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क जो है शुभारंभ होगा। तो यानी महत्वपूर्ण है कि स्वाधीनता सड़क किन भारत के पड़ोसी देशों के बीच शुरू होने वाली है या हुई है।
तो वह भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए हम देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। भारत ने यूनाइटेड किंगडम यानी जो यूके है, तो उनके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 26 जनवरी के दिवस जो परेड है उसमें जो है क्या बनाया था, मुख्य अतिथि बनाया था। यानी जो हर साल भारत की एक परंपरा रही है कि जब भी गणतंत्र दिवस होते हैं, 26 जनवरी आती है, उसमें किसी भी एक विदेशी को मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। तो दोस्तों इस बार जो बुलाया गया है यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को। इसके बाद चलिए हम अगला देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न कि मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की जा रही है। अब यह हॉट बैलून क्या होता है, तो दोस्तों हमने अक्सर देखा होगा कि बैलून होता है जिसके नीचे आग जलाई जाती है और वो उस प्रेशर से जो है वो उड़ता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से उसे बोला जाता है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ठीक है, 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि लक्षद्वीप 100% जैविक बनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके पहले 2016 में किस जो खेती जैविक दृष्टि जो खेती होती थी वो सिक्किम राज्य भारत का पहला राज्य था, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो पहला जैविक जो राज्य है वो सिक्किम है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब 10 नंबर का जो क्वेश्चन है कि ग्वालियर और ओरछा, हाल ही में 7 दिसंबर 2020 को यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के दो इस स्थलों को, ग्वालियर और ओरछा को जो है अर्बन डेवलपमेंट सिटी ऑफ प्रोग्राम के तहत, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत सूची में किसके तहत शामिल किया। तो अर्बन क्या है, लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अब भारत मध्य प्रदेश के 5 स्थल हैं जो कि इस सूची में शामिल हो चुके हैं। खजुराहो, मैं क्रम से बता रहा हूँ, आप वो क्रम को भी याद रखेंगे। ठीक है, खजुराहो 1986, सांची 1989 और 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया था। अब 2020 में ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है ये 121वीं जयंती है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती है, तो ये 125वीं जयंती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसके बाद यूनेस्को ने 2021 को किस तरह से मनाने का योजना बनाई है, तो 2000 यूनेस्को ने 2021 को सतत विकास वर्ष के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है 12 नंबर का प्रश्न कि यूनेस्को ने 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट करके रखा है, रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। यूनेस्को ने जो बंग बंधु है, ये बेसिकली जो है शेख मुजीबर रहमान, ये राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, इन्हीं के नाम पर जो है ये पुरस्कार शुरू किया गया है। इसको एक पुरस्कार भी शुरू किया गया है रचनात्मक नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे सतत विकास क्या होता है, तो दोस्तों सतत विकास यानी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास बेसिकली वो होता है कि ऐसे जो रिसोर्सेस हैं कि हम उसको आज भी यूज करें और उसको हम ख़त्म ना होने दें, और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो उसको भी यूज़, मतलब वो भी यूज़ करें। यानी आज सपोज हम मान लो कि आज हम यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल को, तो हम पेट्रोल को इस तरह से यूज़ ना करें कि वो आगे चल के हमारी पीढ़ी के लिए ख़त्म हो जाए। यानी हमको इस तरह से यूज़ करना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज़ कर सके, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। ठीक है, तो जो 2021 का है सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अब यहाँ किसके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया है, तो बंग बंध बोला जाता है, शेख मुजीबर रहमान के नाम से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ है, कानपुर में स्थापित किया जाएगा। अब लेदर क्यों, तो दोस्तों चमड़ा फैक्ट्री है। ठीक है, बहुत बड़ी चमड़ा की फैक्ट्री है, लेदर की फैक्ट्री है कानपुर में।
ठीक है, इसलिए वहाँ स्थापित किया जा रहा है। अक्सर सुनने को मिलता है कि चमड़ा जो कानपुर के लेदर का जो गंदा पानी है वो गंगा नदी में छोड़ा जाता था, जिससे गंगा नदी दूषित होती थी। ठीक है, तो इससे आप जो है आप याद रख पाएंगे। 30 नंबर का। 14 है नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में है। देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है जिसको ये गुणवत्ता यानी ISO 2015 गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है। तो कौन सा है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ये ध्यान रखिएगा। 15 नंबर का है कि चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी नई ऊंचाई ये है। क्या होता है दोस्तों? 8,848 मीटर हमने पढ़ा है कि ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है। पर क्योंकि उसमें जो है बर्फ़ जमती रहती है, पिघलती रहती है, इसलिए उसकी हाइट में बढ़ोतरी और कमी होती रहती है। ठीक है, तो इस बार जो है नापी गई है जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो 8,848.86 मीटर हुई है। ठीक है, तो इसलिए जो इसको हम याद रखेंगे। अमूमन होता है 8,848, इसमें ऑप्शन में भी आता है। तो और क्योंकि बर्फ़ जमने के बाद इसलिए थोड़ा सा इसकी जो ऊंचाई बढ़ गई है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर का। दुबई, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्यों है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात में अरब खाड़ी का पहला कोयला ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, अभी तक इन देशों में कोयला ऊर्जा संयंत्र नहीं स्थापित थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर पहला है उस क्षेत्र में जिसमें जो है क्या है, कोयला ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी घटना अगर बार बार घटित होती है तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस या महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि वो पहली बार होता है। तो इसलिए जो है 16 नंबर का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि विराट कोहली ने ICC, जो विराट कोहली भारतीय कप्तान है, उसे ICC मेल यानी पुरुष में क्रिकेट ऑफ द डिकेड यानी पूरी दशक के जो दशक होता है, अभी चल रहा है 2010 से 2020 का जो पूरा दशक था, उसमें सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार उनको दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा मेंस में ही ODI यानी जो एक दिवसीय मैच होते हैं उसके लिए भी उन्हें यही पुरस्कार दिया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिकेट्स का पूरा दशक के क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? तो है विराट कोहली। और वनडे के लिए यानी ODI के लिए वो उसके लिए भी कौन है? विराट कोहली है। मध्य प्रदेश, 18 नंबर का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है। अब क्योंकि हमारे सारे एग्जाम मध्य प्रदेश के हैं, उस दृष्टि से करंट अफेयर्स भी और महत्वपूर्ण होते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रचारक खेल का पुरस्कार मिला है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रचारक का खेल किस राज्य को मिला है? तो वो है मध्य प्रदेश। 19 नंबर का दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार MPPCS या फॉरेस्ट में ये प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, नीति आयोग ने, पहले योजना आयोग था अब नीति आयोग हो गया है, तो नीति आयोग ने मेड इन इंडिया क्लाउड स्टोरेज क्या है, डिगी बॉक्स की शुरुआत की है। अभी क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? तो दोस्तों जो गूगल ड्राइव है, हमें गूगल ड्राइव पे गूगल की तरफ से लगभग 15 GB की हमें स्पेस मिलती है जिसमें हम अपने डाटा वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। उसी प्रकार जो एप्पल की कंपनी है वो iCloud के नाम से ये सेवा देती है। लेकिन नीति आयोग ने क्या किया है कि एक डिगी बॉक्स नाम का क्या बनाया है, स्टोरेज बनाया है, जिसमें व्यक्ति अपनी डाटा उसमें ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिगी बॉक्स, DIGIBOXX। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति आयोग ने एक क्या है, मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत क्लाउड स्टोरेज सर्विस जो है शुरुआत की है। गूगल ड्राइव गूगल का है, एप्पल का है iCloud। अब नीति आयोग ने जो है मेड इन इंडिया की तरह डिगी बॉक्स जो है बनाया है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 20 नंबर का प्रश्न कहता है कि नीति आयोग ने विजन 235, ठीक है 2035 सॉरी 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र जारी किया है। स्वास्थ्य, अब इसमें ये प्रश्न बनता है कि नीति आयोग ने कौन सा विजन जारी किया है? तो स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र 2035 जारी किया है। ठीक है, 21 प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश में 3,241 तेंदुओं का अनुमान है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 की रिपोर्ट के तहत। ठीक है, अब यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें मैन ऑफ द सीरीज मिला है किसको?
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज कॉमिक्स को, क्योंकि उन्होंने 4 टेस्ट मैचों में उन्होंने 21 विकेट लिए थे, इसलिए उनको ये मिला है। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, एमपीपीसीएस में भी पूछा गया है कि किसको मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज किसको मिलता है, पर क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है, पर इसमें भारतीय शामिल नहीं है, इस दृष्टि से थोड़ा सा ये कम इम्पोर्टेंट है, पर आप इसे एक बार देख लेंगे। 23 है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच, ठीक है, पहले वर्ल्ड कप होता था जो 4 साल में होता था, फिर मिनी वर्ल्ड कप हुआ, आईसीसी ट्रॉफी हुआ, इसके बाद फिर 2020 वर्ल्ड कप हुआ। सॉरी। तो आईसीसी ने इसी के तहत जो है एक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप शुरू की। तो दोस्तों इसके तहत क्या होता था कि हर कंट्री जो क्रिकेट होता था, हर कंट्री वहाँ जा जाके क्रिकेट टेस्ट खेलती थी और उसमें पॉइंट्स मिलते थे। तो दोस्तों ये जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 18 जून को इसका फाइनल खेला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके किसके बीच, क्योंकि पहली बार हो रहा है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। इसी वर्ष से स्टार्ट 2020 से ये स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो 23 क्वेश्चन है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 18 जून को लॉर्ड्स में खेली जाएगी। अब लॉर्ड्स का ग्राउंड कहाँ है दोस्तों? लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, ये इंग्लैंड में है, ठीक है। तो इसको जो है याद रखिएगा, 18 जून का जो है तारीख तय की गई है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। ये फाइनल मैच है और ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा, और जो भी टीम जीतेगी ये पहली बार होगा। इसके बाद 24 प्रश्न है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज हाल ही में संपन्न हुई है, तो इसमें मैन ऑफ द जो सीरीज दिया गया है वो दिया गया है आर रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है, और उन्होंने टोटल 32 विकेट लिए, साथ ही साथ अपने 72 मैच में ही सबसे कम मैचों में 400 विकेट पूरा किया है। इसके पहले अनिल कुंबले थे, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज हुई उसमें मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है रविचंद्रन अश्विन को। इसके बाद 25 है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 580.299 अरब डॉलर हुआ है। दोस्तों जितने भी ये कुछ दिन का पहले है, इसके पहले अभी जो है लगभग 588 हो गया है। तो दोस्तों किसी भी देश का अगर विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है कि उसको उतना ही उसकी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, प्रोसेस है, उसको उतना ही अच्छा माना जाता है। तो अब वर्तमान में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है चाइना के पास, इसके बाद आता है जापान, जापान के बाद आता है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। भारत आता है चौथे या 5वें नंबर पे, शायद इससे भी नीचे आता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी अच्छी ग्रोथ है, और विदेशी मुद्रा भंडार ही आपकी ग्रोथ को डिसाइड करता है। और दूसरी बात यह है कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास नहीं होगा, जैसे अभी वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति है, उनका विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही कम है, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो देश फिर कर्जदार हो जाता है, आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक को यहाँ से कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन अगर विदेशी मुद्रा भंडार आपके हाथ में है तो आप आसानी से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद 26 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिताली राज जो भारतीय क्रिकेटर हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। पहली भारतीय महिला कौन सी है जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं? वो है मिताली राज। इसके बाद 27 है DU डस्टलिंग सेकेंड, भारत और उज्बेकिस्तान ये सैन्य अभ्यास है। इसके बाद 28 है मैत्री सेतु। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैत्री सेतु जो है एक पुल है जो कि फेनी नदी में बना हुआ है, बेसिकली ये भारत और बांग्लादेश के बीच ये मैत्री पुल जो है ये है। तो प्रश्न बनता है यहाँ से कि मैत्री सेतु पुल किन देशों के बीच बना है? तो भारत और बांग्लादेश का बना है। और किस नदी पे बना है? तो वो है फेनी नदी। कौन सी नदी? फेनी नदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश जो है विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता बिल को जो है पास किया है। कौन से बिल को? धार्मिक स्वतंत्रता बिल, जिसमें हमने अभी कुछ दिन पहले लव जिहाद इस टाइप के कुछ शब्द सुने थे, तो उससे संबंधित जो है एक धार्मिक बिल उन्होंने पास किया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नंबर 30 प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति, दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये जो पार्ट है ये है तो करंट अफेयर्स का, लेकिन क्योंकि ये जो यहाँ पर है ये भारत के किलों से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा इतिहास में भी जाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, वो 7 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रामपुर गांव में, ठीक है, सिगोरगढ़ के किले के संरक्षण कार्य को आधारशिला रखी। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 प्रश्न बनते हैं। पहला कि सिगोरगढ़ का किला कहाँ स्थित है?
तो दमोह में है। रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश से किस जिले में सिगोरगढ़ किले को संरक्षण की आधारशिला रखा। ठीक है, और ये है कहाँ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं, तो इसको याद रखेंगे कि सिगोरगढ़ के किले को संरक्षण दिया, जो कि कहाँ आता है, ये आता है दमोह जिले के अंतर्गत। 31 प्रश्न है, मध्य प्रदेश पर्यटन ने नाइट सफारी की, यानी नाइट में भी आप सफारी घूम सकते हो। ठीक है, 3 पार्कों में जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान में ये इसमें शामिल किया गया कि आप नाइट सफारी कर सकते हो, जैसे अभी दिन में सफारी करते थे। ठीक है, यानी हम जीव जंतु और जितने भी टाइगर है, एलिफेंट, जो भी नेशनल पार्क में होते हैं, उनको हम रात में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से 3 राष्ट्रीय उद्यानों को चुना गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया जिले में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला में है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। मैंने कुछ दिन पहले ही फेसबुक में एक क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली सिवनी और छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। पेंच नदी भी यहाँ से बहती है, ठीक है, इनके बीच से बहती है। तो इन तीनों में, ठीक है, तो ये इसमें से पूछा क्वेश्चन कैसे बनेगा, सफारी किस में शुरू की गई है, 3 में से कोई एक नाम देगा, सारे नाम नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। 32 काफ़ी महत्वपूर्ण, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है, वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, 2021 की हमने बात की थी, रचनात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित किया जाएगा, और 2023 को किसमें, मोटे अनाज के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करेगी। ठीक है, 23 काफ़ी महत्वपूर्ण है। 23 है कि भारतीय मुक्केबाज जो मैरी कॉम है, इनकी एक मूवी भी आई थी मैरी कॉम के नाम से। तो भारतीय मुक्केबाज जो मैरी कॉम है, वो 3 मार्च 2021 को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियन और वेटरनन्स समिति की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। दोस्तों, मैरी कॉम कि हम सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत की, और इस उम्र में भी उन्होंने भारत के लिए कई स्वर्ण पदक जीते, और उनका इस तरह से अध्यक्ष बनना काफ़ी गौरव की बात है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है आने की पूरी संभावना है। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम। 34 है, भारत का स्वदेशी वैक्सीन जो कोवाक्सिन के नाम से है, ये 81% प्रभावी है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रश्न बनते हैं कि कितने 81% क्या है, प्रभावी है। ठीक है, ये भारत बायोटेक नहीं कहा है, जिसने इसको बनाया है। तो पूछा जा सकता है स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है, कोवैक्सीन नाम है इसका। दूसरी बात, किसने बनाया है, तो भारत बायोटेक ने बनाया है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। 35 है कि 2021 की जो ब्रिक्स की मेजबानी चीन करेगा, और 2020 में कहाँ हुए थे, रूस में हुए थे। पर क्योंकि 2020 को क्या कोरोना की वजह से ये ऑनलाइन ही हुए थे, तो 2021 में चाइना इसकी मेजबानी करेगा। कर्नाटक में किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का उद्घाटन। ठीक है, 37 है, होशंगाबाद शहर का नाम आप क्या है, नर्मदापुरम होगा। 2022 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा, 2022 में। 39 प्रश्न बोला जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि और सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और अर्बन डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। यानी ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में भारत के किस जिले को मान्यता दी है, किस राज्य के तहत, तो हैदराबाद अब क्योंकि राजधानी है तेलंगाना की, हैदराबाद की अपनी अलग राजधानी हो गई अमरावती, तो यहाँ पर हैदराबाद जो है उसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद को शहरी जंगलों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए अपनी जो उन्होंने व्हील पावर दिखाई है, प्रतिबद्धता के बाद यह चुना गया है। ठीक है, यानी वहाँ पे जंगल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए ही दिया गया है। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अगला महानिदेशक जो है नियुक्त किया जाएगा। 40 प्रश्न है। 41 है, जो नाइजीरिया अर्थशास्त्री, ठीक है, इकोनॉमिस्ट जो है एंग्लोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस पद पे यानी WTO के इस पद पे प्रमुख नियुक्त जो होंगे, हेड होंगे, उस पे जो है नियुक्त होने वाली पहली महिला है। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण ये भी है कि WTO में कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों 164 सदस्य हैं। अक्सर प्रश्न IMF, वर्ल्ड बैंक और साथ ही साथ WTO, इनसे संबंध प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनके कितने सदस्य हैं। खासकर IMF के तो कम से कम 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 41 प्रश्न ये कह रहा है कि जो WTO की अभी हेड महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों पहली महिला नाइजीरिया अर्थशास्त्री इनगोजो ओकोंजो इवेला को जो है इसमें नियुक्त किया गया है। 164 सदस्य हैं WTO के, जिसमें भारत भी फाउंडर मेंबर है। चलिए हम 42 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले में पुलिस मुख्यालय में जो भिंड जिले का पुलिस मुख्यालय है उसमें पुलिस संग्रहालय लॉन्च किया गया है। इस संग्रहालय में डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा संग्रहालय बनाया गया है। दोस्तों महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश का ये है, पहली बार बनाया गया है। अब यहाँ पे बता कू एप एक ऐप है, ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं PCS के या फॉरेस्ट को हो या व्यापम को, जिसमें टेक्नोलॉजी का जो है काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछली बार भी कम से कम 4 से 5 प्रश्न आए थे, इस बार भी आने की संभावना है। जो अभी हमने जो स्टोरेज के बारे में बात किया था वो भी आने की, डिजी बॉक्स। अब ये जो कू ऐप है दोस्तों, बेसिकली कू ऐप क्या है, जैसे अपना व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप का ही सब्सिट्यूट बनाने की कोशिश की गई थी। सॉरी, ट्विटर की जो विकल्प के रूप में ये देखा जाता है, ट्विटर का, व्हाट्सअप ने ट्विटर के, ठीक है। ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, इसे ट्विटर के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। कू ऐप को 2020 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। कू ऐप की स्थापना अप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक वितवाटका ने की थी, ठीक है। कू ऐप को ध्यान रखिएगा, कू ऐप क्या है, एक ट्विटर का सब्सिट्यूट माना जा रहा है, जिसकी शुरुआत स्थापना जो है अप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक वितवाटका ने की थी। 44 है, अमेरिका फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल हो गया। दोस्तों कुछ दिन पहले मानवाधिकार से अमेरिका विड्रॉ हो गया था, अब वो पुनः उसमें शामिल हो गया है। IMF में प्रेजेंट में 190 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। कितने सदस्य हैं, 190 सदस्य हैं। 45 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। अब जो अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों 47, 46 शायद यहाँ पे मिस हो गया है, तो 47 प्रश्न आ रहा है। आपको ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताने हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट, ये IMF जारी करता है या वर्ल्ड बैंक, दो में से कोई एक करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ही प्रश्न बनाया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट, इसको आपको बताना है कि ये IMF जारी करता है या वर्ल्ड बैंक। चलिए 48 प्रश्न देख लेते हैं। PM मोदी ने चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। 49 है, इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ। अब यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि माउंट मेरापी, प्रश्न पूछा जाता है माउंट मेरापी कहाँ का ज्वालामुखी है, तो वो है इंडोनेशिया का, ठीक है, जिसकी राजधानी जकार्ता है। 50 है, मैत्री वैक्सीन जो मैत्री है, भारत ने बहुत सारी कोविड की वैक्सीन बनाई है और वो फ्री में ही पड़ोसी अपने जो देश है उनको वो जो गिफ्ट के रूप में दे रहा है। तो उसको क्या नाम दिया गया है, वैक्सीन मैत्री, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, मतलब जो भी हमारे पास, क्योंकि सरप्लस में वैक्सीन भारत ने बनाई है और पड़ोसी देशों को वैक्सीन मैत्री के नाम से जो है ये फ्री में दे रहा है। 51 है, अल्फ़ाबेट ने प्रोजेक्ट लून को बंद करने की घोषणा, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अल्फ़ाबेट कौन है, पेरेंट कंपनी है, नहीं उसकी एक सहयोगी कंपनी है, और वो क्या बंद कर रही है, प्रोजेक्ट लून। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड ने मनरेगा कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 की। मनरेगा जो है पहले नरेगा था, फिर 2009 में उसमें मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा को कर दिया गया। तो इसमें 100 दिवस में रोजगार देने का प्रावधान था, पर क्योंकि अभी उत्तराखंड ने क्या किया है, 150 दिवस कर दिया गया है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भावना कठ बनेगी गणतंत्र दिवस, मतलब बनेंगी क्या, हो गई हैं। भावना कंठ जो है गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है, ठीक है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली महिला हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है, भावना कंठ। गुजरात ने जो ड्रैगन फ्रूट है, आपने देखा होगा एक फ्रूट आता है
फल आता है जो कि ड्रैगन जैसा दिखता है, रेड कलर का होता है। जब हम उसको बीज से, जब हम उसको, जैसे हम उसको दो भागों में बांटते हैं तो उसमें अलग ब्लैक ब्लैक टाइप के डॉट डॉट होते हैं, पर आप उसको अगर पूरा देखेंगे तो एक प्रकार का ड्रैगन ही दिखता है। तो उसको गुजरात ने नाम बदल दिया है, उसको, उसका नाम कर दिया गया है कमलम। कमलम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिनेवा में, जिनेवा में फिजी की एम्बेसडर नजात वसीम खान को संयुक्त मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष रूप में जो है क्या किया है, चुना गया है, जिनेवा में। अब दोस्तों जिनेवा कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है, जिनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है। और बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालयों का वो केंद्र है जिनेवा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फिजी की एम्बेसडर नजात वसीम खान को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष रूप में चुना गया है, ठीक है। अब भारतीय वैज्ञानिक 56, भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग, वहाँ घाटियाँ हैं, तवांग और डेपो क्षेत्र में, ये दो घाटियाँ हैं, में वेनेडियम भंडार खोजा। ये भी एक प्रकार का खनिज है, ठीक है, वेनेडियम की भंडार की खोज की है। स्पेस एक्स एंड टेस्ला के सीईओ एलोन मास्क विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, ठीक है। अभी जो गणना हुई है उसमें सबसे धनी व्यक्ति कौन हुए हैं, स्पेस एक्स एंड टेस्ला। पूछा जा सकता है कि एलोन मास्क किससे संबंधित हैं, यानी उनका आखिर वो धनी व्यक्ति बने हैं तो उनके पास ऐसा क्या था कि कौन सी उनकी सर्विस थी, कौन सा प्रोडक्ट था। तो स्पेस एंड टेस्ला के जो है सीईओ हैं, जो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। जैसे हमारे मुकेश अंबानी, तो उनके पास क्या है, रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस से बहुत सारे प्रोडक्ट है, ऐसे ही वो टेस्ला और स्पेस एक्स के हैं। 58 है कि जो मध्य प्रदेश में टेरी फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि टेरी फूड की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो है मध्य प्रदेश। 59 है, हाल ही में मध्य प्रदेश में लगभग 50 कौवों की मृत्यु हुई, किस फ्लू की वजह से मृत्यु हुई, तो उसमें कौन सा फ्लू आया था, वायरस आया था, H5N8, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है, ये नेशनल लेवल तक पहुंचा कि आखिर इतने कौवे, और राजस्थान में भी बहुत से लोगों की, पक्षियों की मृत्यु हुई है, तो इसलिए जो है ये काफ़ी पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 50 जो कौवों की मृत्यु हुई तो कौन से फ्लू की वजह से, तो H5N8 की वजह से। 60 है, पोंग बांध को ब्यास बांध भी कहा जाता है। अब यह यहाँ पे शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि एक पोंग जो है अभ्यारण्य भी है, ठीक है, पक्षी विहार भी है, ठीक है, इसलिए इसको इसको शामिल किया गया है। तो क्योंकि उस नाम से पक्षी अभ्यारण्य भी हो गया, और क्या है, वहाँ पर एक बांध भी है, जलाशय भी बनाया गया है, तो पोंग बांध को ब्यास बांध भी कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पे बना हुआ है, ठीक है। इस बांध द्वारा बनाए गए जलाशय को महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। इस बांध का निर्माण पनबिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि पोंग जो है अभ्यारण्य कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, और उसके समीप कौन सी नदी है, तो ब्यास नदी पे है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है, ठीक है, ये यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, बदलाव किया है, ठीक है, बदलाव किया है। तो अभी पूछा जा सकता है कि विश्व में किस राष्ट्र ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। मणिपुर नागालैंड की सीमा पर जूको घाटी। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आग लगी है, या कौन सी घाटी है, तो जूको घाटी है। जूको घाटी में मणिपुर और नागालैंड के बीच में जो सीमा है उसमें जूको घाटी पड़ती है, वहाँ पर आग लगी है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 63 है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट, ये शायद रिपीट हुआ, ये हम बात कर चुके हैं इस पर। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ठीक है। राउरकेला में स्टील प्लांट भी है, ठीक है, राउरकेला में स्टील प्लांट भी है, जो ब्रिटेन के सहयोग से शायद लगाया गया है, ब्रिटेन या जर्मनी के, देख लीजिएगा आप। उड़ीसा में राउरकेला में बनेगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। और आखिरी प्रश्न है 65 कि किला उआ जो ज्वालामुखी है, किला उआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है। ये हवाई द्वीप अमेरिका के तहत आता है, ठीक है, ये अभी एक्टिव हो गया है। इस द्वीप पर स्थित 5 ज्वालामुखी में से ये एक है, ये सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। दोस्तों भारत में भी एक ज्वालामुखी है, ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है कहाँ है, मैं आपको बता देता हूँ, अंडमान निकोबार में है। ये एरिया बता दिया, बस आपको नाम बताना है। तो किला हुआ जो ज्वालामुखी है हवाई द्वीप के तहत आता है, और हवाई द्वीप अमेरिका के तहत, मतलब क्षेत्र सीमा में आता है। ये काफ़ी सक्रिय हुआ है, इस दृष्टि से ये
महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था 2020-21 के जो करंट अफेयर्स था, ये पार्ट 1 है। ऐसे 2 पार्ट अभी और आएंगे और उसमें मध्य प्रदेश और विश्व, साथ ही साथ भारत के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण समसामयिकी करंट अफेयर्स होंगे आप लोगों के लिए सेलेक्टेड चीज़ लेके आई जाएगी, जिससे कि आपको वही पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बहुत है, पर हमको क्योंकि पढ़ना वही है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। जो मैंने आपसे पूछा है एक प्रश्न कि जो रिपोर्ट्स हैं, 3 रिपोर्ट्स के बारे में मैंने बताई, वो कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसका सही जवाब देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और वो प्रश्न भी इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि हाल ही में आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, मैं बताऊंगा नहीं, इनमें से जो है किसी ने एक ने रिपोर्ट जारी की है, इस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों पढ़ते रहिए, बहुत जल्द पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा। नमस्कार।